Good morning, everyone. So we were on our chapter 2 of economics, which is sectors of the Indian economy. So in our previous classes, we have already done the many of the important sectors, or you can say a lot of important part of this chapter we have already done. So just let us go through all those things that we have already done very quickly, and then we can move on to the new topic. So in our previous classes, we have done, as I said, that we have divided our society or basically economic activities into various categories. हमने बहुत अलग अलग तरीके से इनको क्लासिफाई किया है, और जो क्लासिफिकेशन है it is either on the basis of nature of activities, या फिर ownership, या फिर employment conditions. And इसमें हमने we have already done in detail about primary, secondary and tertiary, जो हम divide करते हैं basically on the basis of the nature of activity, यानी कि जिस तरीके की हम activity करते हैं, and उसमें primary, secondary और tertiary में हमने division किया था, जिसमें we have done कि primary sector में क्या होता है when we are directly using the natural resources, or we are somewhere related, our economic activities directly related to nature, जैसे फार्मिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, ये सारी चीजें. फिर सेकेंडरी क्या होता है, जो चीजें प्राइमरी सेक्शन में या प्राइमरी सेक्टर में प्रोड्यूस होती है उनको हम चेंज करते हैं इनटू सम अदर फॉर्म, सेकेंडरी फॉर्म में करते हैं, और ये जनरली होता है फैक्ट्रीज में और इंडस्ट्रीज में, इसीलिए इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. और फर्स्ट वाले को प्राइमरी को एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स भी बोलते हैं. देन थर्ड टर्शरी, वो इन दोनों को कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है. टर्शरी इज द सर्विस सेक्टर, यानी प्राइमरी से अगर एक सिंपल एग्जांपल ले देते हैं कि प्राइमरी से सामान सेकेंडरी तक जाएगा कैसे, तभी जाएगा जब कोई सर्विस अवेलेबल हो. सपोज अगर 100 kgs ऑफ व्हीट हमको ट्रांसपोर्ट करना है, तो देयर शुड बी फैसिलिटी ऑफ ट्रक एंड समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. तो ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने सर्विस सेक्टर में. दैट इज द टर्शरी सेक्टर. उसके बाद वी डिड द एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के बेसिस पे जो हमने सेक्टर्स को डिवाइड कर रखे हैं. यहाँ पे अपने लोगों ने किया था ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज, जिसमें हमने बेसिक डिफरेंसेस देखे थे बिटवीन द ऑर्गेनाइज एंड द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. और इन सेक्टर में हमने देखा था ऑर्गेनाइज सेक्टर इज फार मोर बेटर ऑफ in terms of the people who are employed in organized sector, because they have lot of facilities, they have lot of legal power, working hours are less, बहुत सारे legal rights होते हैं इनके पास, holidays होती हैं, paid on leaves होते हैं. इसके अलावा उनके पास उनको ऐसे ही कोई निकाल नहीं सकता है जॉब से, और they have many more other facilities. Whereas जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, वेजेस कम होती हैं, एंड मेनी प्रॉब्लम्स. कभी भी उनको काम से निकाला जा सकता है, कुछ पेड लीव नहीं होती, एवरीडे काम करना पड़ता है, और लीगल भी कुछ उनके पास राइट्स नहीं होते, कभी भी उनको काम से निकाला जा सकता है. ठीक है, तो ये. और उसके बाद गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ताकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो भी थोड़ा सा सिक्योर्ड हो जाए. दैट इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन इन आवर प्रीवियस क्लासेस. Now we are moving on to the third division, which is on the basis of ownership. Now, when we talk about ownership, generally in this section we study about two divisions, and these two divisions are public sector and private sector. Now we will notice कि public sector होता क्या है. Public sector में वो चीजें होती हैं which are generally owned by the government, because these are the services which are provided by the government. And why do we talk about these services as public sector? Because somehow जो हम बोलेंगे इनका टोटल कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के पास आता है, और गवर्नमेंट इन फैसिलिटीज को अपने लोगों को प्रोवाइड कैसे करती है, थ्रू ऑब्वियसली जो पब्लिक से रिलेटेड गवर्नमेंट के पास टैक्सेस आते हैं. इसलिए तो उसको ऐसे इक्वेट कर लो तो यू विल बी एबल टू कोरिलेट इट. प्राइवेट सेक्टर की जो सारी चीजें होती हैं दे आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट,
and they provide most of the important services to the people, common people, and that is why we call this as something belonging to the public sector. इस पब्लिक सेक्टर में जो जो चीजें प्रोड्यूस होती है या जो जो सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, वो सारे के सारे उससे रिलेटेड डिसीजन जो हैं कि कितना प्रोडक्शन होगा, कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ऑल दोज डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ. नाउ वी कैन जस्ट टेक सिंपल एग्जांपल, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, ये सारे जो है ये अपने किसके अंडर आते हैं? दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन द पब्लिक सेक्टर. अब इसमें पब्लिक सेक्टर में इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड कि ऐसा होता क्यों है कि पब्लिक सेक्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैसिलिटीज है ना वो हमें पब्लिक सेक्टर के थ्रू ही मिलती है. बिकॉज पब्लिक सेक्टर जो है इट्स ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न मनी या अर्न प्रॉफिट. देयर मेन एम इज पब्लिक वेलफेयर. एक सिंपल चीज को समझते हैं कि whenever we elect a government, obviously that government when it comes to power, their main duty is doing something good for the country, for the society, for the people. और उसी तरीके से जब हम टैक्सेस कलेक्ट करते हैं तो वो टैक्सेस इसीलिए हम किस लिए देते हैं गवर्नमेंट को? बिकॉज वो जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती हैं उसके लिए. तो ऑब्वियसली बहुत सारी जो बेसिक फैसिलिटीज है दे आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ. और एक और चीज है, कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जिसको अगर प्राइवेट सेक्टर में दे दें तो वो इतनी एक्सपेंसिव हो जाएगी कि एवरीवन विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट. तो ऑब्वियसली ऐसी चीजें जो सबसे बेसिक फैसिलिटीज है दे हैव टू बी एनी हाउ इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट. और ये वाले जो है ये वो सेक्टर हो जाते हैं विच आर एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. इसमें बेसिक फैसिलिटीज एज आई से एजुकेशन है, जो अपने जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स है या डिसीजन लेने होते हैं वो बेसिकली किसके अंदर आ जाते हैं? पब्लिक सेक्टर में. हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज जो बहुत कम प्राइस पे या फिर ऑलमोस्ट फ्री प्रोवाइड की जाती है एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, दैट ऑल्सो कम्स इन द पब्लिक सेक्टर. अब फूड, ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी, ये सारी की सारी चीजें. अब इसमें अपने को ये चीजें भी समझने की जरूरत है कि यू में से कि मैम हाउ आर यू सेइंग, व्हाट आर यू सेइंग अबाउट द फूड? वी हैव स्टडीड इन आवर 9th क्लास अबाउट अंत्योदय अन्न योजना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वाला सिस्टम. यानी ये जो सारी चीजें हैं दीज आर समहाउ अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. मतलब ये जो अपने राशन शॉप, TDS, ये सारी चीजें क्यों? बिकॉज फूड इज समथिंग विच इज नीडेड बाय एवरीवन. And if we give all of the control to distribute food in private hands, obviously जो गरीब लोग हैं वो तो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे. Because as a businessman जो एक जिसने अपना प्राइवेट अपनी इंडस्ट्री शुरू की है उसका मेन काम क्या है? वो तो मेनली काम इसीलिए कर रहा है ना ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके. इसीलिए these important things are in the hands of the government, that is as we call it as the private sector. अब इसमें और एक एग्जांपल ले लेते हैं. रेलवेज हैं. अब रेलवेज ऑब्वियसली यू मे बी नोइंग कि जो टिकट्स होती हैं वो कंपैरेटिवली बहुत अफोर्डेबल होती है. अगर हम यही अच्छा इसको कंपेयर करते हैं किस चीज से? सपोज यू वांट टू गो टू दिल्ली एंड यू आर थिंकिंग कि या तो 2 ऑप्शंस है, ट्रेन में जाए या फिर हम अपनी पर्सनल कार पे जाए या सपोज प्राइवेट कार करके जाए. तो ऑब्वियसली प्राइवेट कार विल टेक थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, whereas in train it depends in which class you are traveling, but still even if you are traveling in very maybe first class, second class, then also you will be easily able to go there by spending just a few thousand or maybe even less. तो इसका मतलब क्या है? Everyone who wants to go to some other place cannot afford a car or maybe any other commodity or sorry any other vehicle, personal vehicle. तो obviously क्या होगा कि they will have to use something which is more cheaper. और इसीलिए ऐसी जो चीजें हैं these are something which are to be provided by the government only. Okay, just wait for a second. Okay, so that is why these important things are in the hands of the government, that is the private sector.
Now let us compare this with the private sector. अब जो प्राइवेट सेक्टर है इसमें जो ओनरशिप होती है चीजों की या फिर जो भी इंडस्ट्रीज है या सारी जो फैसिलिटीज है, दीज आर ऑब्वियसली इन द हैंड्स ऑफ few individuals or a group of individuals, जिनका मेन एम ये होता है कि वी हैव टू अर्न प्रॉफिट. यानी यू ऑल्सो थिंक योरसेल्फ, इफ यू वांट टू ओपन अ बिजनेस, your main motive will be, obviously the first main motive will be to earn profit, to earn lot of money. Secondly, if suppose you are somebody who is having also a kind of mindset कि हमें सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहिए और ये भी करना चाहिए वो भी, then you may keep a share of it for the common people या for the welfare of the society कि suppose मैं इतना % profit दूंगा या फिर मैं ऐसी कुछ चीजें जो गरीब लोगों को फ्री दूंगा. That totally depends on you. बट जो प्राइवेट सेक्टर में जनरली लोग काम करते हैं वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं कि हमें क्या करना है, प्रॉफिट अर्न करना है. तो इट इज वेरी सिंपल कि ये जो प्राइवेट कंपनीज जो चीजें प्रोड्यूस करती हैं, इट कैन नॉट बी यूज्ड बाय एवरीवन, and that is why the things produced by these people are comparatively very very expensive. So when we talk about the other aspects and when we compare this public sector with private sector, the second point is the decisions regarding the production and the distribution are taken by the owners of the company. यानी if you remember public sector में कौन लेता है decision, public sector में decision is taken by the government, whereas इन प्राइवेट सेक्टर जितने भी डिसीजंस है रिगार्डिंग क्या चीज प्रोड्यूस होगी, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगी, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्या उनकी सारी चीजें होंगी, दिस विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ इट, which is activities in private sector are mainly guided by the motive to earn profit. As I've already told you कि इसमें क्या है, प्राइवेट सेक्टर में आप जब भी कोई काम शुरू करोगे तो आपका मेन मोटिव यही है कि आपको क्या करना है, प्रॉफिट अर्न करना है. और ऑब्वियसली जनरली ये जो सेक्टर होता है ना, ये कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करता है, बेसिकली फोकसिंग ऑन द थिंग्स व्हिच विल अर्न देम लॉट ऑफ प्रॉफिट, और ऐसी चीजें जो कंज्यूमर्स को चाहिए ज्यादा और जिसके लिए पीपल आर रेडी टू पे इवन अ गुड अमाउंट. So obviously it will lead to a greater profit for these people. Then for this we can see few examples like Tata Iron Steel and Tata Iron and Steel Company Limited, Reliance Industries. ये सारी वो एक्टिविटीज या वो कंपनीज हैं जो जिनका मेन फोकस क्या है, ऑब्वियसली अर्निंग लॉट ऑफ मनी. वी ऑलरेडी नो रिलायंस इंडस्ट्रीज कितने रिच है, वी ऑलरेडी नो इसको कितने. अब इसमें भी एज आई अर्लियर सेड, इट डिपेंड्स ऑन यू दैट हाउ मच मनी और व्हाट इज द पार्ट ऑफ योर इनकम और मे बी योर सेक्शन दैट यू वांट टू गिव फॉर द सोसाइटीज वेलफेयर. दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. So after we have completed all the three major divisions or classification of these sectors, we now move on to the other part. So basically we have already completed that how are the sectors divided on different basis, and the classifications basically nature of activity, that is nature of economic activities, primary, secondary and tertiary. On the basis of employment condition we have organized and unorganized, and on the basis of ownership we have public and private. Now because since we have already done these things in you can say detail, let us also move on to few more other things, like specifically responsibilities of government क्या होती है in terms of providing lot of services to the common people. Obviously there are large number of activities which are primary responsibility of the government, and these are the ones that are listed as you can see it on your screen. So the first thing here we should understand is, as I've already told you, the government raises the money from the taxes, and there are few other ways, and obviously they are doing it why, so that they can provide the basic facilities and the developmental work for the country.
as like spending money for the construction of the road, bridges, railways, harbors, generating electricity, providing irrigation through dams. ये सारी जो चीजें हैं, these are the prime responsibility of the government, and that is why these are included under the public sector. So if we again go in this thing only into a more detail of it, we can also notice that the government, these things are under the government also because of one more reason. Suppose you as an individual are wanting to construct road, so obviously it will become very difficult for you to collect money from everyone who passes from that road, obviously. Secondly, if a private company wants to construct such kind of thing or wants to enter in such kind of, you can say, developmental work, they need lots and lots of money. So it sometimes become difficult for, you can say, major part of the private company owners to indulge into such kind of economic activities. So, and obviously, if on सीधी सी बात है, you just understand if suppose suppose water supply is under the private hands. In few of the areas, they are talking about this, but let us understand in general sense कि अगर suppose water की example ले ले या और भी कोई भी basic facilities ले ले, चलो electricity ले लेते हैं. अगर electricity suppose private hands में हो जाए, तो suddenly the price of it will be very high, 2 to 3 times. And if we do this has also come in your, I think, civics chapter, जहाँ पे we have studied about one country की private hands में water work आ गए थे, तो बहुत ज़्यादा prices raise हो गए थे और लोगों ने protest किया था उसके against. So similar is the case if the basic facilities like water, electricity and many other facilities, if the government is not having control over it and control is in the hands of the private company, so obviously private company will have the main aim of earning lot of profit from it. तो जो common या जरूरी facilities हैं वो भी जो गरीब लोग हैं या फिर suppose the middle class people will not be able to use it and will not be able to get it properly. So with this, as I said, we have completed the 3 sectors. Now in between, like in your book, the topic that I'm starting next has been given as your the topic which is given after when we have done primary, secondary and the tertiary sector. But I took it separately because generally इसमें अपने ग्राफ पढ़ेंगे और इसमें अपने देखेंगे कि कैसे चेंजेस आए हैं इन टर्म्स ऑफ मतलब सेक्टर्स पहले कौन से इम्पोर्टेंट थे या नॉट इम्पोर्टेंट इन टर्म्स कि अपनी जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका था और फिर वो धीरे धीरे कैसे चेंज हुए. ठीक है, तो बिफोर गोइंग इनटू द डेटा एंड द ग्राफ अपने को कुछ और चीजें यहाँ पे समझनी जरूरी है. फर्स्ट इम्पोर्टेंट चीज कर लेते हैं. Very because we have already done so many subjects in social science, चाहे history ले लो, geography ले लो, कुछ भी ले लो. You already know कि initial stages में the human beings only had access to nature. तो very obvious कि सबसे पहले कौन सा सेक्टर है जिससे लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट की होगी? एग्रीकल्चर एंड प्राइमरी सेक्टर. It was one of the most important sector. It still is, but we'll see what the changes are. तो इसमें सबसे मेन चेंज ये आया कि एग्रीकल्चर जो है पहले भी मेजर जो पार्ट ऑफ पॉपुलेशन थे they were engaged in farming only. Now also major part of the Indian section is still engaged in farming, but we will see how it is not the same. बिकॉज इनिशियली ज्यादा लोग तो इन्वॉल्व थे पर उनका कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी भी ज्यादा था. बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज दैट वी विल नोटिस दैट लोग जो नंबर ऑफ पीपल जो उसमें काम कर रहे हैं ना वो तो ज्यादा है पर जो कंट्रीब्यूशन है इन जीडीपी इज वेरी लेस.
इफ यू रिमेम्बर इन आवर 9th क्लास हमने पढ़ा था लैंड इज फिक्स्ड, तो लैंड तो बढ़ा नहीं सकते अंडर एग्रीकल्चर, और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो एक स्टोरी भी थी कि एक फादर था, उसके 3 सन थे, तो उनका जो लैंड है वो डिवाइड हो गया था, उसके बाद उनके पास बहुत कम लैंड अवेलेबल था, तो उनकी इनकम कम हो गई थी। सो दैट इज द मेजर प्रॉब्लम कि बहुत सारे लोग अभी भी इंगेज हैं फार्मिंग में, बट वो रिक्वायर्ड नहीं है। So in our tomorrow's class, we'll also do other kind, you can say kind of unemployment, मतलब जैसे disguised unemployment होता है, जिसमें ऐसा लगता है लोग काम कर रहे हैं पर उनकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। We'll do in detail, ऐसे करके बहुत सारी और चीजें which we need to understand। उसके बाद है कि और क्या क्या तरीके चेंज हुए हैं। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, ऑब्वियसली पहले जो है वो यूज होते थे इन टर्म्स ऑफ कि जनरली जो अवेलेबल चीजें हैं, कहाँ पे है अवेलेबल चीजें, नेचर में ही है, या टूल्स भी सिंपल टूल्स खुद ही बनाना। पर अब जो मशीनरी यूज हो गई है, अब तो बाय नाउ ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद HYV सीड, लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। सो ये तो हो गई इसकी बात, किसकी, फार्मिंग की। पर अब हम देखेंगे पहले सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में क्या थी, बहुत कम पॉपुलेशन इन्वॉल्व थी एज अ एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। पर धीरे धीरे सेकेंडरी सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो गया, इंडस्ट्रीज आ गई और नई नई चीजें बनी। और इसमें भी ऑलवेज रिमेम्बर दैट व्हाट हैपेंस इज जैसे जैसे एग्रीकल्चर इम्प्रूव होगा वैसे वैसे लोगों के पास एक्स्ट्रा फूड सप्लाई होगी। तो अगर उनके पास एक्स्ट्रा फूड सप्लाई होगी तो वो क्या कर सकते हैं, उसको एक्स्ट्रा सेल करके एक्स्ट्रा प्रॉफिट आएगा। तो वो लोग प्रॉफिट जो अर्न करते हैं, एक सेक्शन क्या करेगा, उसको उस प्रॉफिट को बाद में यूटिलाइज करेगा, मे बी इन यूजिंग इट इन द सेकेंडरी सेक्टर। और जब डिमांड भी बढ़ेगी चीजों की तो सेकेंडरी सेक्टर चीजें और प्रोड्यूस करेंगे, टेक्नोलॉजी के साथ नई मशीन भी आएगी, जैसे अपनी वो टर्बाइन्स आए थे, ये सारी चीजें आई थी जो हमने पढ़ा है कि इरिगेशन फैसिलिटीज, ट्यूबवेल्स, ये सारी एवरीथिंग दैट वी हैव स्टडीड इन 9th क्लास। तो सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हुआ। अब जब सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हो गया तो ऑब्वियसली क्या होगा कि उसके बाद टर्शियरी सेक्टर भी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। क्यों डेवलप होगा ऑटोमेटिकली? बिकॉज प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को कनेक्ट करने के लिए ऑब्वियसली क्या होगा, टर्शियरी सेक्टर को डेवलप होना पड़ेगा, सर्विस सेक्टर को डेवलप होना पड़ेगा उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए। तो समहाउ ऑल दीज थिंग्स, that is primary, secondary and tertiary, all the sectors are interlinked, and all of these sectors have seen lots of changes if we talk in terms of from historical times to the present time. So this thing in detail we'll do tomorrow, and tomorrow we'll also do few important things, and by important things I mean ये जो मैंने बोला है, जैसे अलग अलग टाइप की जो अनएम्प्लॉयमेंट है और जिसमें डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, एंड मेनी मोर काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। And then finally we'll wind up the chapter, and we'll be clear with basically what all are included in the economic activities and how they all are interconnected or somewhere they are different from each other. Okay, with this we wind up today's class. We'll continue tomorrow's class where we'll do through these flow charts and data. We will understand the changes that have taken with time in the 3 sectors, and after that we will do in detail these disguised unemployment and the other kind of unemployment, and we will try to wind off the chapter. Okay, and things will become then more clear, and we will know more about our Indian economy as a whole. So with this, we wind up the chapter. We wind up today's class, and we will meet tomorrow. Please do give this portion a reading, and if you have any doubt, feel free to ask.